हेलो माय होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। आज जो है टॉपिक वो है आपके मासिक धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर। मतलब आज के जितने भी आप क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे वो सभी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, हर एक फीमेल के बॉडी में होता है। ठीक है, एंड यहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हर बार ही आता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियोस आप देख सकते हैं, लेक्चर आपको पूरा प्रोवाइड कराया हुआ है मैंने चैनल पर। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब उसमें अलग से पढ़ाया है। काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अभी लेटेस्ट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको, जैसे मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है अलग अलग, वैसे ही मैं इनके क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग कराऊंगी। जैसे आज सारे क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, मासिक धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास में oogenesis होगा, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इस तरीके से जैसे अलग अलग टॉपिक पढ़ाया है, बिल्कुल अलग अलग सिमिलर उसी तरीके से आपको उसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मासिक धर्म से संबंधित प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, बट डोंट वरी, आपको डरने की या आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मैं बायलिंगुअल लेके चलूंगी, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, हिंदी में समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो शांति से बैठिएगा, समझिएगा, ये मत बोलिएगा कि हिंदी में पढ़ाओ मैम, हिंदी में क्वेश्चन लाओ। मैं एक एक क्वेश्चन को हिंदी में बोलूंगी, आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप उसको आंसर करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना क्लास को, एंड कमेंट जरूर कर देना, अपना फीडबैक जरूर देना। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी क्लोज टू द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा सबसे ज्यादा पास है ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन को आपके अंडोत्सर्जन कहते हैं, अंडे का उत्सर्जन या अंडे का निष्कासन। आपके ओवरीज से जो है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, आपको पता है 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। कैसे होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? मैच्योर फॉलिकल है, जिसके अंदर हमारा ओवम होता है। ओवम नहीं बोलते, उसे हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल है, सेकेंडरी oocyte इसके अंदर है। ये क्या हो जाता है? ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है 14th डे पे, 14वें दिन पे। जब ये फट जाता है तो ये फट के कहाँ जाता है? ये फलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, लेकिन 14th डे पे आपके ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन आपके तीसरी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती हैं। पहली होती है फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे फॉलिकल्स आपके डेवलप होते हैं। नहीं, सबसे पहले होती है मेंस्ट्रुअल फेज, सॉरी, सबसे पहले होती है मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से 5 दिन का जो है, 3 से 5 दिन का जो है आपके ब्लीडिंग होती है हर एक फीमेल को। ठीक है, उसके बाद आती है आपके फॉलिकुलर फेज, जहाँ पर आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फिर आता है आपके ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद आपके आती है लुटियल फेज, है ना। सबने पढ़ा हुआ है, सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस देख के। तो बताइए सबसे पास कौन सा एक्शन है जो आपको ओव्यूलेशन में देखने के लिए मिलेगा? प्रोजेस्टेरॉन का पीक देखने के लिए मिलता है। पीक का मतलब प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल हाई लेवल पर है, सबसे ऊंचे स्तर पर है अपने। ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर हाई होता है। मिनिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल मिनिमम होता है। या पीक ऑफ LH और FSH आते हैं। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये दोनों हार्मोन आपके पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी का जो अग्रभाग है वहां से आपके FSH और LH सिक्रीट होते हैं। कब? जब आपके हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहता है भाई अब तुम LH और FSH निकालो। LH और FSH का क्या काम है? ये दोनों फीमेल में भी और मेल में भी उनके गोनाड ग्लैंड के ऊपर आके काम करते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है? ओवरीज काम करने लगती हैं, और मेल्स में क्या होता है? टेस्टीज काम करने लगती हैं। वाई? क्योंकि ओवरीज और टेस्टीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल में टेस्टीज है, फीमेल में ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, या थिकेस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर थिक होती है। क्या होता है ओव्यूलेशन के टाइम पर? आपको सबसे ज्यादा क्लोज क्या मिलता है? ओव्यूलेशन के टाइम पर सबसे ज्यादा क्लोज आपके ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 3rd। पीक आता है LH और FSH का। ऐसे एकदम LH सड़ जाएगा, बताया था ना मैंने आपको, LH का सड़ जाता है, LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल एस्ट्रोजन नहीं होता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन
प्रोजेस्टेरॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो हमें लुटियल फेज में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर को थिक करने का काम जो है प्रोजेस्टेरॉन करता है, एस्ट्रोजन नहीं करता है। जो एस्ट्रोजन जो है प्रोलिफरेट करने का काम करता है, मतलब उसके निर्माण का काम करता है, लेकिन उसको मेंटेन करने का काम, उसको थिक करने का काम आपके प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक। तो मैं क्या बता रही थी, LH और FSH की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर पीक किसका आएगा, LH और FSH का आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी क्या निकाल रहा होता है, एस्ट्रोजन निकाल रहा होता है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। जिसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक जाने लगता है पिट्यूटरी को। आपको नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जब कोई अपनी सिक्रीशन को खुद बंद करवाता है तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन जब कोई हार्मोन अपनी सिक्रीशन को कह रहा है और निकालो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है उस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पर। साथ ही साथ LH बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। LH और FSH बहुत हाई हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा LH का सड़ जाता है। LH हाई होने की वजह से ही आपके जो है ओव्यूलेशन होता है, आपके ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, रप्चर हो पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरीज से बाहर आ पाता है और फैलोपियन ट्यूब्स उसको क्या कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं। समझ में आ गया। और LH ही आपके जो नेक्स्ट फेज होगी ल्यूटिनाइजिंग, जिसको फेज बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज को मेंटेन करने का काम भी आपके LH हार्मोन ही करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे LH गिरता चला जाएगा, जो कार्पस ल्यूटियम बनेगा ल्यूटियल फेज में, वो भी आपके डीजेनरेट होता चला जाएगा, ठीक। तो आई होप आपका पूरा रिवीजन हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा पीक ऑफ LH एंड FSH, ठीक। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप क्वेश्चंस करा दो, हमें क्वेश्चन से आपके समझ में आता है। तो मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल से समझाऊंगी ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचने पाए। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी तो डाउट रह नहीं गया होगा, लेकिन अगर है तो उसको मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगी, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। द मेन फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपके ओवरीज में देखने के लिए मिलता है। कब देखने के लिए मिलता है, 14th डे के बाद, ठीक है। 14th डे जब आपके ओव्यूलेशन हो जाता है, 14वें दिन जब आपके अंडे का उत्सर्जन ओवरीज से हो जाता है, उसके बाद 15 दिन से लेकर के 28 दिन का जो पीरियड होता है, मतलब 14 दिन की जो आपके फेज होती है, उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, और जो कि हर औरत में, संसार की प्रत्येक औरत के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है कि कौन सी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, एक भी जो है उसमें दिन कम बढ़ती नहीं हो सकता, वो 14 दिन का आपके लूटियल फेज होती है। उसमें आपके कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम काहे से बनता है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल, ये जो रप्चर होता है ना, इसी के टुकड़े होते हैं कार्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर आपको पता है थीका सेल्स होती हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। तो थीका सेल्स और ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद जो है आपके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। ये एक येलो कलर की बॉडी होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रही होती है। एस्ट्रोजन ओनली जी नहीं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों सिक्रीट हो रहे होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से, लेकिन जो डोमिनेटिंग हार्मोन होता है उस टाइम पर ल्यूटियल फेज में वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्यों, क्योंकि आपके क्या निकल चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। ओव्यूलेशन होने से क्या हो चुका है, अंडा आपके फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच चुका है। तो प्रोजेस्टेरॉन आपके यूट्रस को मेंटेन करता है कि भैया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अंडा जो जाइगोट है वो आप में आके इम्प्लांट हो सकता है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने के लिए आपके प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है। इसलिए लूटियल फेज में डोमिनेटिंग हार्मोन जो होता है, डोमिनेटिंग मतलब जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो डोमिनेट कर रहा होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। साथ ही में एस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन आपके कॉर्पस ल्यूटियम करता है। और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसका 2 बार पीक आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एक बार फॉलिकुलर फेज में आपको देखने के लिए मिलता है, फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते जाते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते जाते हैं। इसके अलावा लूटियल फेज में भी प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन का पीक 2-3 दिन के लिए देखने के लिए मिलता है मिड फेज में। क्यों, क्योंकि ये आपके जो है यूट्रस में आपके जो सर्विक्स है उसको थिक करते हैं। सर्विक्स में म्यूकस भर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर के। क्यों भर देते हैं, ताकि नीचे से कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में ना आने पाए, ठीक है। और ये है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एससीजी। एससीजी आपको पता है जो कि प्लेसेंटा से आपके निकलता है, प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है। लेकिन ये इम्प्लांटेशन के नेक्स्ट डे ही, मतलब इम्प्लांटेशन 7वें दिन हो जाता है, पार्शली कंप्लीट होता है 11 से 12वें दिन पे, ठीक है। 8वें दिन से आपके जो है एससीजी निकलने लगता है बॉडी में। एससीजी जो है वो यूरिन में, ब्लड में, दोनों में आपके मिलता है और इससे फीमेल की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। एससीजी मार्कर ऑफ इम्प्लांटेशन होता है कि भैया इम्प्लांटेशन हो गया। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बना सकती हूँ, बताइए मार्कर ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है।
मतलब इम्प्लांटेशन को कम कर रहा है कि हाँ इम्प्लांटेशन हो ही गया है। तो ये चीज़ जो मार्कर है ना आपको बताता है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और एससीजी जो है आपके 8वें दिन से ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स निकालना स्टार्ट कर देती हैं। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ही जो है आगे जाके आपके फ्यूचर प्लेसेंटा बनाती हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। रिलैक्सिन ओनली, रिलैक्सिन आपके जो है ओवरीज से निकलने वाला हार्मोन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओवरीज से निकलता है और केवल आपके कब निकलता है, जब बर्थ हो रही होती है, पार्चुरेशन के टाइम पर निकलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्सिन हमारी बॉडी में निकलता रहता है, बट एनसीईआरटी कहती है नहीं, ये सिर्फ पार्चुरेशन के टाइम पर निकलता है। पार्चुरेशन मतलब बर्थ, डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई क्या था, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस लुटियम इज टू द मेन फंक्शन पूछा गया है तो आपके प्रोजेस्टेरॉन होगा। कार्पस लुटियम जब तक है तब तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा और अच्छी खासी मात्रा में सिक्रीट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने वाला हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, बताइए विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। विड्रॉल मतलब विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। विड्रॉल का मतलब है एक तरीके से कम हो जाना या गिर जाना या बाहर निकल जाना, ठीक है, कम हो जाना, गिर जाना। तो बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके इमीडिएट कम हो जाने से आपके मेंस्ट्रुएशन आती है। अभी कोई बच्चा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा, जो कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट ने बचाई हुई है भसड़, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। भले ही आपको कुछ भी कर दो, आपकी तब तक समझ में नहीं आता जब तक आयोग आपको आंसर नहीं दे देगा। मैंने ये चीज़ देखी है, जब तक आयोग नहीं बोल देगा कि नहीं भाई इसका आंसर प्रोजेस्टेरॉन ही होगा, तब तक आपकी समझ में नहीं आता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तभी आपके मेंस्ट्रुएशन आती है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा अपने स्कीमा में, ठीक है। किसका लेवल कम हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके नीट का है, नीट में आपसे पूछा जा चुका है। नीट के जो बच्चे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक। तो किसके विड्रॉल से जो है आपके इमीडिएट कॉज होता है और मेंस्ट्रुएशन आती है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है मेंस्ट्रुअल जो फेज आती है 3 से 5 दिन की, जिसमें आपको ब्लीडिंग आती है, ठीक। तो क्यों आती है? एस्ट्रोजन, एफएसएच, एफएसएच-आरएच या प्रोजेस्टेरॉन। भाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, क्यों कम हुआ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल? क्योंकि 14 दिन की जिंदगी होती है कार्पस लुटियम की। कार्पस लुटियम ही आपके प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा होता है। जब 14 दिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 14 दिन के बाद आपके कार्पस लुटियम जो है वो डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से डीजेनरेट होकर खत्म हो जाता है। तो जब कार्पस लुटियम ही डीजेनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो आपके कम ही हो जाएगा ना। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ और आपको ब्लीडिंग आ जाती है, ठीक है। हालांकि उस टाइम पर सबका लेवल कम होता है, एलएच का भी कम होता है, एफएसएच का भी कम होता है, एस्ट्रोजन का भी कम होता है और आपके प्रोजेस्टेरॉन का कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से ही ब्लीडिंग आती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहेगा तो वो प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मेन कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। बताइए मेन कारण बताइए आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के शेड होने का, झड़ने का। डिसइंटीग्रेशन मतलब शेड होने का, गिरने का, झड़ने का जो मेन कारण है वो क्या होता है बताइए। एलएच का सड़ जाता है, डीजेनरेशन ऑफ कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम खत्म हो रहा है, ओव्यूलेशन ड्यूरिंग मिड साइकिल, मिड साइकिल में ओव्यूलेशन हो गया इसलिए हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है, या इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तब आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है। बताइए एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है तभी आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आने में जो ब्लीडिंग आपको आती है, ब्लीडिंग आने का मेन कारण आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के शेड होने का है। अभी एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, पहले मैं वो क्लियर करती हूँ फिर इसका आंसर करती हूँ। एक लड़की ने मुझसे पूछा है कि मैम आप ये बताओ 50 साल के बाद क्यों, क्या होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का? एंडोमेट्रियम लाइनिंग 50 साल के बाद मीनोपॉज कैसे हो जाता है? देखो पहले तो ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, ओवरीज की अपनी एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। हम लिमिटेड फॉलिकल्स लेकर के पैदा हुए हैं। मैंने आपको बताया था जब जन्म होता है तब मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स रह जाते हैं। उसमें भी आपको लगभग 400 लगभग मेंसेस होते हैं, 400 से या 500 मेंसेस होते हैं, मैं एग्जैक्ट डेटा भूल रही हूँ, 50 साल तक, ठीक है। उसमें भी हर महीने कम से कम 15 से 20 फॉलिकल्स आपके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हर महीने 15 से 20 फॉलिकल्स आगे बढ़ते हैं, जिसमें से कोई एक आपके मैच्योर हो पाता है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे ओवरीज की जो काम करने की क्षमता होती है वो गिर जाती है, फॉलिकल्स को वो डेवलप नहीं कर पाती। रही बात एंडोमेट्रियम लाइनिंग बच्चे बनी रहती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्यों खत्म हो जाएगी? एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है?
आपके ये यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग आपके एंडोमेट्रियम है, चलो मैं ऐसा बना लेती हूँ। बीच में मायोमेट्रियम है, बाहर आपके पेरीमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग में मैंने आपको बताया था 2 लेयर होती हैं, एक बेसल लेयर होती है, एक फंक्शनल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर हर बारी बनती है और झड़ती है, तो फंक्शनल लेयर बनेगी ही नहीं। जब फंक्शनल लेयर आपके बनेगी ही नहीं तो झड़ेगी क्या? एंडोमेट्रियम लाइनिंग की बेसल लेयर तो बनी रहती है। बेसल लेयर मतलब उसकी जो मेन मेम्ब्रेन है, बेसल लेयर है, वो बनी रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड नहीं हो जाती है, उसकी फंक्शनल लेयर शेड होती है, बनती है और झड़ती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मैम 50 साल के बाद ऐसा क्या होता है, एंडोमेट्रियम खत्म हो जाती है या एंडोमेट्रियम बनती नहीं है? एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो गए। जब ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो गए तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रोलिफरेट करने का काम किसका था? एस्ट्रोजन का था। एस्ट्रोजन ही तो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मैच्योर कर रहा था, प्रोलिफरेट कर रहा था। प्रोलिफरेट मतलब ग्रो कर रहा था, मैच्योर नहीं कर रहा था, ग्रो कर रहा था। ग्रो इन द सेंस, मान लो ये यूट्रस है, ऐसा मान लो ये यूट्रस है, तो धीरे 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 करके उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? एंडोमेट्रियम लाइनिंग की फंक्शनल लेयर को एस्ट्रोजन कर रहा था, ठीक है। फिर हम मिड, मान लो मिड लुटियल फेस ये है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, फिर हम ऐसे पहुंचे, इसको एकदम से इतना थिक करने का काम कौन कर रहा था? यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी थिक हो रही है, इसको प्रोजेस्टेरॉन कर रहा था। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की फंक्शनल लेयर को थिक करने का काम प्रोजेस्टेरॉन कर रहा था। तो जब ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं निकल रहे हैं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो फंक्शनल लेयर है वो थिक ही नहीं होती है, ठीक है। वो प्रोलिफरेट ही नहीं कर पाती है, थिक ही नहीं कर पाती है, तो फिर ब्लीडिंग आती ही नहीं है। उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज हो गया। ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग खत्म हो गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी रहेगी, उसकी बेसल लेयर हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उसकी फंक्शनल लेयर जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वो बनेगी ही नहीं, ठीक है। जब बनेगी नहीं तो झड़ेगी क्या? समझ में आ गया? तो बताइए, द मेन कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के खत्म होने का, शेड होने का, झड़ने का मेन कारण क्या होता है? हालांकि सबका आंसर आ रहा होगा, डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम खत्म तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग खत्म। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम से ही तो हार्मोन्स निकल रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक बनाए हुए था, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल सब ने देखी हुई है, चलो एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। लास्ट में मैंने उसका इमेज लगाया है, फिर भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ये देखो, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है आपके, ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग वाली फेज है, ये ब्लीडिंग वाली फेज है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है। 3 से 5 दिन का समय है। ऐसे हमने दिखाया था ना कि ये यूट्रस दिखा रहे हैं और ये आपके ओवरीज के हार्मोन दिखा रहे हैं, लेकिन देखो, ये देखो, ये येलो से एस्ट्रोजन, ये देखो एस्ट्रोजन येलो से कहाँ पर पहुंचा हुआ है, कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज है। ये देखो धीरे धीरे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये देखो एंडोमेट्रियम लेयर धीरे 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 क्या कर रही है? एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और यहाँ पर देखिए थिकनेस में देखिए, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे चौड़ी है कि यहाँ पे चौड़ी है? आपको देखिए लुटियल फेज में चौड़ी है। क्यों? लुटियल फेज में क्या बन गया? ये येलो बॉडी, कार्पस लुटियम बन गया है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए ग्रीन से कहाँ पर है, और देखिए एंडोमेट्रियम लेयर देखिए कहाँ पर है, कितनी थिक है। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होती है कहाँ पर? लुटियल फेज में। अब जब ये गिर गया, देखो ये साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ये इतना ग्राफ तो सबकी समझ में आता है ना, ये पीक होता है, बिल्कुल पीक होता है, और ये देखो ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखो ये आ गई, यहाँ पर शेड हो गई, झड़ गई सारी की सारी। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के शेड होने का मेन कारण है डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया, ठीक। कहाँ पर थे हम थे आपके यहाँ पे 4th क्वेश्चन पे। द मेन कॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। डीजेनरेशन मतलब खत्म हो गया आपके कॉर्पस लुटियम, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच्ड। आपको इनकरेक्ट मैच दिया हुआ है, एक गलत मैच दिया हुआ है, बताइए वो कौन सा है? बताइए। ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सड़ जाता है, एकदम करेक्ट बात है। अभी बात करी, एलएच का सड़ जाएगा तभी ओव्यूलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल फट पाएगा, रप्चर हो पाएगा। फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब देखो डीजेनरेशन नहीं है, रीजेनरेशन है। फॉलिकुलर फेज जब होती है, जैसे जैसे फॉलिकल्स आपके डेवलप हो रहे होते हैं, वैसे ही आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में धीरे 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 प्रोलिफरेट कर रही होती है, रीजेनरेट हो रही होती है, मतलब दोबारा बन रही होती है। हर महीने आपका शरीर आपको प्रेग्नेंट करने के लिए तैयार करता है, हर महीने, ठीक है। हर महीने, हम 50 साल तक हमारा शरीर हमको प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार करता रहेगा। डिपेंड करता है कि कब आपके बीच में कोइटल सेक्स हुआ, कब आपकी शादी हुई, कब आपके बीच में कोइटल सेक्स हुआ, कब आप मां बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर महीने हमारी बॉडी खुद को तैयार करती है, ठीक है। लुटियल फेज में बताइए सिक्रीशन ऑफ एफएसएच होता है, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच होता है लुटियल फेज में। अभी बताया और आपको पहले भी पढ़ाया है कि लुटियल फेज में आपके क्या होता है? एलएच,
LH से याद रखेंगे, LH लुटियल, LH लुटियल। LH का सड़ जाता है तभी ग्राफियन फॉलिकल फट पाता है और LH ही लुटियल फेस को मेंटेन करता है, मतलब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। LH का लेवल धीमे धीमे कम हो जाता है, जैसे जैसे LH का लेवल कम होता जाएगा वैसे वैसे कॉर्पस लुटियम की जिंदगी खत्म होती चली जाएगी। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कब आता है? विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। हर जगह लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का गिरना, प्रोजेस्टेरॉन का खत्म होना, प्रोजेस्टेरॉन का कम होना। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का बाहर आ जाना, निकल जाना आपकी क्या करवा देता है? मेंस्ट्रुएशन करा देता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लीडिंग करा देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। FSH वही सिक्रीशन नहीं होता है लुटियल फेस में, LH का फेस आता है। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर इम्प्लांटेशन हो गया, तो कौन LH का एक्शन मिमिक करता है? बताइए। LH चाहिए लुटियल फेज कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है LH का लेवल तो गिर ही जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, क्योंकि वो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। अब पिट्यूटरी का कोई काम नहीं है। ठीक है। पिट्यूटरी को और भी बहुत काम है, बहुत सारे हार्मोन निकालने हैं, तो LH का लेवल तो गिरेगा, LH का लेवल तो गिरेगा, हर हाल में गिरेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो LH के एक्शन को कौन मिमिक करेगा? क्योंकि LH चाहिए लुटियल फेस को मेंटेन रखने के लिए। लुटियल फेस मतलब कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखने के लिए LH चाहिए। HCG, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है आपके हार्मोन, ये LH के एक्शन को मिमिक करता है। मिमिक मतलब मिमिक्री समझते हैं आप? जैसे कोई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करता है उसकी आवाज़ में बोलता है, कोई किसी की आवाज़ में बोलता है, कोई किसी की आवाज़ में बोलता है, उसी को मिमिक बोलते हैं। मिमिक्री मतलब मिमिक करना, उसके जैसा काम करना। ठीक है। तो LH का एक्शन जो है, मतलब LH का काम बॉडी में, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है कॉर्पस लुटियम को, तो हमें 3 महीने तक जिंदा रखना है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा नहीं बना है। प्लेसेंटा नहीं बना है, कौन हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। 3 महीने के बाद कॉर्पस लुटियम खत्म भैया, अब तुम जाओ, है ना, क्योंकि अब हमारे पास प्लेसेंटा फुली डेवलप हो चुका है, वो सब कुछ रिलीज करेगा। HCG 8वें दिन से हमारे को ब्लड में दिखता है, यूरिन में दिखता है, तो HCG ही आपके जो है LH का एक्शन मिमिक करता है और ओवरीज में कॉर्पस लुटियम की जिंदगी बना के रखता है, क्योंकि 3 महीने तक हमें कॉर्पस लुटियम चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक। फिर बाद में वो काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। तो ध्यान से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, फिर उसके ऑप्शंस दिखाती हूँ एक एक। ठीक है। बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, तो कॉर्पस लुटियम का क्या होगा? बताइए। पहला ऑप्शन है स्टॉप सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन बट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्या ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना बंद कर देगा, लेकिन एस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहेगा? नहीं भैया, कैसे? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 14 दिन की जिंदगी है कॉर्पस लुटियम की, वो तो खत्म हो जाएगा। तो काहे का प्रोजेस्टेरॉन, काहे का एस्ट्रोजन? तो ये गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, स्टॉप सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन मतलब एस्ट्रोजन को सिक्रेट करना बंद कर दिया, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ाया पड़ा है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ाया पड़ा है, कॉर्पस लुटियम बना हुआ है, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है। आई बात समझ में? तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ बोथ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। अरे जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो क्या दोनों का सिक्रीशन होता बढ़ा रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा? कॉर्पस लुटियम तो खत्म हो जाएगा 14 दिन की जिंदगी अपनी उसकी पूरी करके, है ना। तो ऑप्शन आपके यहाँ होगा डीजेनरेट्स। ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? डीजेनरेट। ठीक है। डीजेनरेट मतलब खत्म हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ है, तो कॉर्पस लुटियम आपके डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में इस चीज़ को आपको फिट करना है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम की ज़िंदगी 24 घंटे की होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इट मीन्स अब इम्प्लांटेशन होगा। नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब तुम लोग कहीं IVF और विट्रो सब जोड़ लो, तो उन सब की बात नहीं कर रहे हम। नॉर्मल एक लेडी की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होती है, जब आपको पढ़ाया जाता है तो अलग अलग केसेस अलग अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं, फिर बताया जाता है कि ये केस है, ये केस है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल की हम बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं, तो कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो 3 महीने तक कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहता है। वो मेंटेन रखता है आपके HCG, क्योंकि LH तो कम हो चुका होता है। पिट्यूटरी अब अपना काम खत्म कर देती है, पिट्यूटरी नहीं बना के रखती है LH और FSH को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेट ओनली ड्यूरिंग द लुटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन करिएगा,
क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट होता है ओनली ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लड आता है, दूसरी होती है फॉलिक्यूलर फेज जहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, तीसरी होती है ओव्यूलेशन 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है, और चौथी होती है लूटियल फेज। तो लूटियल फेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको कौन सा हार्मोन देखने के लिए मिलता है ओनली? बताइए। LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपके पूरे में बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिक्रीट नहीं हो रहा होता है, लेकिन बहुत मिनिमम, मान लो अगर 100% में हम बात करें तो 1% निकल रहा होता है केवल, ठीक है, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत कम होता है। लेकिन लूटियल फेज जब आती है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 100% होता है। 100%। क्यों? क्योंकि लूटियल फेज आ चुकी है। यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं बॉडी के अंदर फीमेल की। अब ओवरी को थोड़ी पता है, ओवरी की कान आँख थोड़ी है कि वो देख रही है कि जो है फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। वो तो डेली अपना काम हर महीने करेगी, उसको करना ही है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा आपको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल, देखो लिख के आ गया। स्टैंडर्ड साइकिल मतलब नॉर्मल साइकिल जो 28 दिन की होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। विच पिट्यूटरी हार्मोन इज मोर इन अमाउंट। अगर अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, कब से आपकी नई साइकिल शुरू होती है, आपको आज पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो आज से लेके नेक्स्ट मंथ की जब पीरियड स्टार्ट होंगे तब तक आपकी एक साइकिल चलती है, ठीक है। चलिए तो बताइए, अब दूसरी साइकिल आपको आ गई है। पहला साइकिल का दिन है, आपको जो है पीरियड आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके कौन सा हार्मोन जो है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो अमाउंट में मोर होगा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? बताइए। FSH होगा, LH होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। पिट्यूटरी हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो ओवेरियन हार्मोन है, ऐसे ही कट गए। FSH होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है तो नेक्स्ट आपके जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होंगे। तो फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए सबसे पहले ओवरी पे FSH आके काम करता है। FSH क्योंकि उसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो पिट्यूटरी से जो पहला हार्मोन जिसका लेवल सबसे ज़्यादा बॉडी में देखने के लिए मिलेगा वो FSH होगा। LH भी नहीं होगा यहाँ पर, फिर बाद में LH भी आता है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पहले FSH ही जाता है फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए। समझ में आ गया? करते दोनों है, लेकिन देखो क्वेश्चन कितने अलग तरीके से पूछा है कि ऑन फर्स्ट डे ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल विच पिट्यूटरी हार्मोन इज मोर इन अमाउंट। किसका अमाउंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का? दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई है, उसका पहला दिन में कौन सा अमाउंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा? तो FSH का, क्योंकि पहले अकेला FSH जाता है फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 FSH। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पीक्स आर ऑब्जर्व्ड एट वंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कौन सी फेज है? 4 फेज होती हैं, अभी बता दिया आपको, जहां पर आपको 3 पीक देखने के लिए मिलते हैं। मतलब 3 हार्मोन्स का पीक होगा, ऐसे 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 3 हार्मोन का पीक होगा। वो कौन सी फेज है बताइए? सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज लूटियल फेज को ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या कर रही होती है? ग्लाइकोजन सिक्रीट कर रही होती है। ग्लाइकोजन नहीं, क्या बोला था मैंने, क्या पढ़ाया था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। अरे ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन ही सिक्रीट कर रही होती है। देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद बिल्कुल मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं। फिलहाल फॉलिकुलर फेज होती है, लूटियल फेज को तो सिक्रीटरी फेज ही बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल फेज होती है। बताइए कौन सी आपको फेज में 3 जो हैं देखने के लिए मिलते हैं, 3 पीक देखने के लिए मिलते हैं? फॉलिकुलर फेज में देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? LH भी हाई होता है इस समय, धीरे धीरे हाई हो रहा होता है। FSH तो हाई हो ही रहा होता है क्योंकि दोनों फॉलिकल्स को डेवलप कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा होता है बॉडी में। चलिए देख लेते हैं, एक बार दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये देखिए 3, देखिए 3 पीक आपको दिखाई देंगे। ये ग्रीन से देखिए, ये FSH है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये जो है आपके एस्ट्रोजन, देखिए ये येलो वाला है, ठीक है, और रेड से देखिए ये LH है। LH का सर्ज आया तभी ये ग्राफियन फॉलिकल्स फट गया, आपके ओव्यूलेशन हो गया। और FSH भी हाई है, ठीक है, LH भी एकदम हाई है। देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है?
दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए LH धीरे 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 कम हो रहा है और एकदम कम हो गया। और FSH देखिए यहीं पर है और FSH का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, लुटियल फेस में कम हो गया। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन देखिए ये डार्क ग्रीन से दिखाया जा रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन देखिए कहाँ पर हाई है। और यहाँ देखिए एक बार एस्ट्रोजन का पीक ये है और एक बार एस्ट्रोजन का पीक ये है, तो 2 बार पीक आता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, किसमें? पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। समझ में आ रहा है? देख लीजिए अच्छे से, आपको अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, सारे हार्मोन्स के नाम लिखे हुए हैं। डार्क ग्रीन से आपको जो है ये दिखाई दे रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ये येलो वाला एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन वाला FSH है। देखो धीरे से इसका एकदम से इतना ऊंचाई आई, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि देखो फॉलिकल्स आपके डेवलप होते जा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें देखिए फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यही है, यही आपका पहला दिन मान लीजिए, पहला दिन है। ये देखिए कैसे डेवलप हो रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए फॉलिकल, ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, यहाँ से इतना बड़ा हुआ। FSH का लेवल देखिए हाई है सबसे ज़्यादा, बाकी देखिए सब कम है, सबके लेवल कम है, लेकिन FSH का लेवल यहाँ पे हाई है, क्योंकि वो फॉलिकल्स को क्या करता है? डेवलप करता है, बढ़ाता है, ग्रो करता है। देखो इतने छोटे फॉलिकल से इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। ये मैंने आपको पढ़ाया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन आपके ग्राफिन फॉलिकल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपके हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिकुलर फेस। नेक्स्ट देखिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द शेडिंग ऑफ। बताइए किसके शेड, कौन सी लाइनिंग शेड होती है यूट्रस की जब हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है? बताइए यूट्रस की कितनी लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग की शेड होने पर आपको ब्लड देखने के लिए मिलता है? जल्दी से बताइए। यूट्रस की आपकी 3 लाइनिंग होती हैं। अंदर से अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बाहर से बात करें तो बाहर सबसे पहले पेरीमेट्रियम होती है, परे परे बाहर पड़ी है, फिर बीच में मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की शेड होने से आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की भी फंक्शनल एयर के शेड होने से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है, ब्लड आता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग menstrual phase the sanitary napkin should be changed if flow amount is according to the standard cycle। आपके 28 दिन की स्टैंडर्ड साइकिल है, नॉर्मल फ्लो आ रहा है आपको जितना आना चाहिए, तो आपको कितनी देर में जो है अपना नैपकिन, अपना सैनिटरी पैड उसको चेंज करना चाहिए? कितने घंटे में? 4 से 5 घंटे में, 7 से 8 घंटे में, 10 घंटे में, 24 घंटे में आपको जो है अपना एक पैड चेंज करना चाहिए? बताइए, बहुत ही कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है, आप सब डेली यूज़ करते ही अपने हर महीने। तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे में आपको जो है अपना सैनिटरी पैड चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और सैनिटरी पैड्स का ही यूज़ करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके का कपड़ा वगैरह को यूज़ नहीं करना चाहिए। सैनिटरी पैड्स आते हैं बहुत महंगे मत लीजिए, बहुत महंगे ब्रांड पे बहुत महंगी चीज़ें मत लीजिए, नॉर्मल ब्रांड का नॉर्मल चीज़ लीजिए, एकदम कॉटनी पैड्स लीजिए, वो आपके लिए हेल्दी भी हैं और गुड भी हैं। 4 से 5 घंटे में सैनिटरी पैड जो है आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब आती है तब अपना चेंज करना चाहिए, हर 4 से 5 घंटे में। ठीक, नेक्स्ट, सेकेंडरी oocyte कब बनता है? बताइए। प्यूबर्टी में बनता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बनता है, एट फर्टिलाइजेशन बनता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ बनता है? बताइए, जब प्यूबर्टी में आ जाते हैं तब हमारे सेकेंडरी oocyte बनता है, या जब लड़की जन्म लेती है तब उसके सेकेंडरी oocyte बनता है, या जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वो सेकेंडरी oocyte बनता है, या ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बनता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, माँ के पेट में एक लड़की ग्रो कर रही है, तब सेकेंडरी oocyte बनता है? जल्दी बताइए। जब लड़की पैदा होती है तो वो प्राइमरी oocytes लेके पैदा होती है। क्या लेके पैदा होती है? प्राइमरी oocyte। फॉलिकल कौन सा पैदा लेके है? आपके फॉलिकल्स होते हैं उसके पास और उसमें प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी पे आती है तब उसके कैसे फॉलिकल्स बन जाते हैं? डेवलप होने लगते हैं फॉलिकल्स और उसमें सेकेंडरी oocyte बन जाता है ना? पता है ना, ओवरी से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो सेकेंडरी oocyte आपके कब बनता है? सेकेंडरी oocyte आपके बनता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे जब 13-14 साल की लड़की है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हर महीने उसकी ओवरी से सेकेंडरी oocyte निकलता है। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte आपके मियोसिस 2 में आपकी गिरफ्तार होता है और जाकर के कब कंप्लीट होता है? जब इसमें मेल का प्रोन्यूक्लियस एंटर कर जाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, तब आपके सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और तब स्ट्रक्चर बनता है आपके ओवम। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन? ये तो कोई गलत नहीं कर सकता है, आंखें बंद करके भी आप आंसर कर सकते हैं, खैर मजाक की बात है, ध्यान से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, ऑल ऑफ द अबव। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन?
प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान से आंसर करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा हार्मोन है जो सिक्रेट होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, बोथ 1 and 2 या FSH और LH। ध्यान से आंसर करेंगे। Which of the following hormone is secreted by corpus luteum? Both 1 and 2, both, दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों सीक्रेट होते हैं कार्पस ल्यूटियम से। हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन डोमिनेटिंग होता है, एस्ट्रोजन का मिड साइकिल में पीक आता है। तभी तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका 2 बार पीक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फॉलिकुलर फेज में तो वो हाई होता ही है, उस समय प्रोजेस्ट्रॉन नाम मात्र होता है, लेकिन लूटियल फेज में कार्पस लूटियम दोनों सिक्रीट करता है भैया। आपके प्रोजेस्ट्रॉन भी सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। हाँ, ये बात अलग है, प्रोजेस्ट्रॉन डोमिनेटिंग होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल उस समय 100% होता है, लेकिन मिड फेज में लूटियल फेज 14 दिन की होती है, तो बीच में कहीं पर जो है आपके एस्ट्रोजन का भी पीक आता है। और क्यों आता है अभी आपको बताया, सर्विक्स के मुंह को थिक करने के लिए, ऐसे ढकने के लिए म्यूकस यहाँ पे भर जाता है, ताकि सर्विक्स से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन एंटर ना करने पाए अंदर की तरफ यूट्रस में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बताइए सच क्या है। सपोर्ट प्रेगनेंसी, यस, तभी तो उसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वेलाई इन ब्रेस्ट, बिल्कुल, आपके ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वेलाई पाए जाते हैं, ये जो गुच्छे पाए जाते हैं ऐसे ऐसे ब्रेस्ट के अंदर, और फिर इसमें से ब्लड कह रही हूँ, दूध बाहर आता है एल्वेलाई से, तो इसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बिल्कुल करता है भैया, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो ब्रेस्ट को तो बनाएगा, ब्रेस्ट को बनाने में हेल्प करेगा ही पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा होता है, प्रोजेस्ट्रॉन करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया बच्चा पैदा होगा, उसको दूध कहाँ से पिलाएगी माँ। स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीटोसिन तो करता ही है, ऑक्सीटोसिन तो मेन हार्मोन है मिल्क के सिक्रेशन में, मिल्क के इजेक्टा आउट में, साथ में प्रोजेस्ट्रॉन भी हेल्प करता है। समझ आ गई आप लोगों को। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क को बनाने में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध को बनाने में हेल्प करता है, आपके मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, एंड मिल्क इजेक्ट आउट हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, स्टिमुलेट मतलब ऐसे करते नहीं, स्टिमुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उत्तेजित करने में हेल्प करता है, तो ये सब काम करता है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में क्या चीज़ सच है, बताइए एस्ट्रोजन के बारे में क्या चीज़ सच है। रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच ऑफ वॉइस, थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि दिखे। लड़कियों में हाई पिच ऑफ वॉइस मतलब वॉइस मेंटेन करने के लिए, लड़कियों की आवाज़ में चेंजेस उनके सेक्स हार्मोन की वजह से ही आता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से लड़के की आवाज़ हाँ मैम कैसी हो भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ हाँ मैम हम अच्छे हैं पतली हो जाती है। ठीक है, तो हाई पिच आ जाती है। रेगुलेट फीमेल सेक्स बिहेवियर, बिल्कुल भैया, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उसकी आवाज़ का पतला हो जाना, बाल वगैरह मॉन्स प्यूबिस पे प्यूबिक हेयर अकर होना, जांघें कूले थोड़े चौड़े हो जाना, डेवलपमेंट होने लगना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का सब एस्ट्रोजन करता है। रेगुलेट ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, एकदम करेक्ट बात है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवेरियन हार्मोन, बताइए ओवरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्ट्रॉन निकलता है, इनहिबिन निकलता है, या ऑल ऑफ दीज निकलता है, जल्दी बताइए। अगर इनहिबिन के बारे में नहीं भी पता है तो भी आप आंसर कर दोगे। ओवरी से आपके एस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी निकलता है, इनहिबिन भी निकलता है, ऑल ऑफ दीज हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन इज सिक्रेटेड बाय, बताइए प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से सिक्रेट होता है। ओवेरियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एल्बिकेन से। कहाँ से आपके प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है? कौन आपके प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट करता है, जल्दी बताइए। कॉर्पस ल्यूटियम। कौन करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर सी, इट्स कॉर्पस ल्यूटियम आपके जो है प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद उसके बने हुए टुकड़ों से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। यह येलो कलर की बॉडी होती है कार्पस एल्बिकेन्स। जब कार्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद आपके बिल्कुल खत्म हो जाता है तो लास्ट में ओवरी के ऊपर ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं, उन धब्बों को ही आपके कॉर्पस एल्बिकेन्स बोलते हैं, और ये आपके वाइट
कलर की बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? वाइट कलर की बॉडी होती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन? कार्पस लुटियम से, एल्बिकेन से नहीं निकलता। एल्बिकेन तो बिल्कुल, कार्पस लुटियम खत्म हो रहा है, 14वां दिन आ गया है, मर रहा है बिल्कुल कार्पस लुटियम, ठीक है, लुट चुका है हर तरीके से। तो जो स्कार जैसे धब्बे जैसे ओवरीज में दिखते हैं उन्हें हम कार्पस एल्बिकेन्स कहते हैं, और ये वाइट कलर की बॉडी होती है, जबकि लुटियम येलो कलर की बॉडी होती है, ठीक है, येलो कलर की। चलो नेक्स्ट, ये 18 दो बार हो गए, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है। चलो बताओ, What are the 3 tunics of the uterus from external to internal? 3 ट्यूनिक मतलब आपसे यूट्रस की 3 लाइनिंग की बात कर रहे हैं। यूट्रस के पास 3 लाइनिंग होती है, ठीक है। एक्सटर्नल टू इंटरनल मतलब बाहर से अंदर की ओर आइए, तो बाहर से अंदर की ओर आइए, तो लाइनिंग्स बताइए। 1 2 3, बाहर से अंदर की ओर आइए और लाइनिंग्स बताइए, ठीक है। आप समझ गया क्वेश्चन? आपको यूट्रस की लाइनिंग बतानी है एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाहर से अंदर की ओर लाइनिंग बताइए यूट्रस की। क्या क्या होती हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, स्ट्रैटम बेसिलिस, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, या एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, स्ट्रैटम बेसिलिस या स्ट्रैटम फंक्शनलिस। बताइए कौन सी लेयर होती हैं? यूट्रस के पास 3 लाइनिंग होती हैं और बाहर से अंदर की ओर बताइए। आप नॉर्मल भी बता सकते हैं। बाहर होती है पेरीमेट्रियम, फिर होती है मायोमेट्रियम, फिर अंदर सबसे होती है एंडोमेट्रियम। बाहर कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम, परे परे सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। अगर मैं अंदर से बाहर की ओर बात करूं कि इंटरनल टू एक्सटर्नल जाओ तो क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये इंटरनल टू एक्सटर्नल हो गया। और अगर एक्सटर्नल टू इंटरनल पूछा है आपसे तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे इंटरनल पहले कर दूं, एक्सटर्नल बाद में कर दूं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्यूट से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन द लूटियल फेज द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल, लूटियल फेज में आपके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, क्या करता है बताइए? इंक्रीज्ड वेस्कुलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स। बात तो सही लग रही है, मतलब यूटेराइन ग्लैंड्स को, यूट्रस को डेवलप करने का काम करता है। आपको पता है जब यूट्राइन जो है आपके सिक्रीटरी फेज, लूटियल फेज को अगर हम ओवेरियन के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हम उसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। यूट्रस के कंटेक्स्ट में हम उसको मैं गलत बोल गई। ओवरी के कंटेक्स्ट में हम लूटियल फेज बोलते हैं, और उसमें यूट्रस के कंटेक्स्ट में अगर संदर्भ में बात करते हैं तो उस समय वो यूट्रस जो है वो सिक्रीटरी फेज में होता है और ग्लाइकोजन सिक्रीट कर रहा होता है। किसके लिए? अपने आने माने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए, नन्हे मुन्ने अंडे के लिए, ठीक है। तो ये बात सही सी लग रही है। नेक्स्ट देखिए, रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम थ्रू प्रोलिफरेशन। भैया लूटियल फेज में एंडोमेट्रियम की रीजेनरेशन थोड़ी हो रही होती है, प्रोलिफरेट तो वो फॉलिकुलर फेज में हो रही होती है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है आपके? इन द लूटियल फेज। लूटियल फेज मतलब कॉर्पस लूटियम बना हुआ है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में हाई है, सिक्रीट हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या हो रहा होगा यूट्रस के अंदर? ठीक है, यूट्रस के अंदर क्या हो रहा होगा? यूट्रस के अंदर आपके वेस्कुलराइजेशन हो रहा होगा, डेवलपमेंट हो रहा होगा यूट्राइन ग्लैंड्स का, ये बात तो ठीक है। रीजेनरेशन हो रहा होगा एंडोमेट्रियम का थ्रू प्रोलिफरेशन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट ग्रो कब करती है? जब एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है, ओवरीज आपकी ग्रेफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा होता है, तब एंडोमेट्रियम लेयर उस समय प्रोलिफरेट कर रही होती है ना, क्योंकि नई साइकिल स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे आपके फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे एंडोमेट्रियम लेयर धीरे धीरे प्रोलिफरेट कर रही है, ग्रो कर रही है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? स्लोइंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो स्लोइंग ऑफ हो रही होती है। जी नहीं भैया, एंडोमेट्रियम लेयर की फंक्शनल लेयर कहीं से भी स्लोइंग ऑफ नहीं हो रही होती है, बराबर थिक बनी होती है। प्रोजेस्टेरॉन का काम ही है एंडोमेट्रियम लेयर की फंक्शनल लेयर को थिक बना के रखना, क्योंकि इसी में इम्प्लांटेशन होगा, एम्बेड होगा आकर के जाइगोट। ठीक है, लास्ट क्या है? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अरे LH और FSH तो पहले ही निकल गए, अब क्या होगा? लूटियल फेज में थोड़ी निकलते हैं पिट्यूटरी से, पहले ही निकल जाते हैं। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ही सबसे पहला काम GnRH से हाइपोथैलेमस ही करता है, तभी कुछ स्टार्ट होता है। अगर हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं कर पाएंगे। पहले हाइपोथैलेमस GnRH निकालता है, फिर GnRH से निकलते हैं ये दोनों जाते हैं पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से निकलते हैं LH FSH, देन ये जाते हैं ओवरीज पे, फिर निकलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। तो सबसे ज्यादा मुख्य तो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस अगर
अगर बेकार है तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो LH और FSH तो पहले ही निकल चुके हैं, तो सबसे सही उत्तर है यहाँ पर पहला। ठीक है। इन द लुटियल फेस में आपके सिक्रीशन हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन का, जिसका रिजल्ट क्या आता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है यूट्राइन ग्लैंड का। मतलब यूट्रस में आपके जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो खूब थिक होती है, इस समय खूब मोटी होती है। ठीक है। और इसी मोटी फंक्शनल लेयर में ही आपके जो है आपके जो जायगोट है, या जिसको आप एम्ब्रियो बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, एम्ब्रियो भी नहीं ब्लास्टोसिस्ट, ये आके आपके क्या होता है, एम्बेड होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक, समझ गए। चलो नेक्स्ट, इन फीमेल्स एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल्स, कॉर्पस लुटियम, प्लेसेंटा या ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए। फीमेल्स में एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, फॉलिकल से, कार्पस ल्यूटियम से, प्लेसेंटा से, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ग्रेफियन फॉलिकल भी एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, और भैया आगे चल के प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये बॉडी से ख़त्म नहीं हो सकता जब तक औरत जिंदा रहती है। भले ही मीनोपॉज हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, उसकी एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट करती रहेगी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। लेवल कम हो जाएगा, उतना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट नहीं कर सकती जितना ओवरीज करती हैं, बट एड्रीनल ग्लैंड एक औरत को औरत बनाए रखने के लिए, एक औरत की ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए एस्ट्रोजन सिक्रेट करती रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन भी है ऑब्वियसली, बट मेनली एस्ट्रोजन है। फीमेल्स में फीमेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्ट्रोजन डेवलप मेंटेन करता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज बेसिकली ड्यू द विड्रॉल ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन है, बताइए। जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, आपको 3 से 5 दिन जो रक्तस्राव देखने के लिए मिलता है, वो किसके विड्रॉल की वजह से देखने के लिए मिलता है, किसके निकलने, किसके गिर जाने से, किसके कम हो जाने की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, बताइए जल्दी से आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स। प्रोजेस्टेरॉन। कौन कम हुआ बॉडी में, प्रोजेस्टेरॉन। कौन मर गया, कॉर्पस लुटियम। किसकी ज़िंदगी लूटी, कॉर्पस लुटियम की। कितने दिन की होती है, 14 दिन की। अगर कॉर्पस लुटियम लुटा तो प्रोजेस्टेरॉन गिर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल होगा, प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉल हुआ तो आपके बॉडी में आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए भैया ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है। इस तरीके से आपको इस डायग्राम के थ्रू ये आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर दिखाई जाती है, ये आपको ओवरीज हार्मोन दिखाए जाते हैं। ठीक है, और ये ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स का क्या होता है वो दिखाया जाता है। ऐसे नन्नू सा फॉलिकल्स होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर आपके टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, और लास्ट में आपके ग्रेफियन फॉलिकल बन के रप्चर हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है, LH का लेवल देखिए रेड से दिखा रहे हैं कितना हाई है, इसके सर्ज की वजह से ही ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ये जो बीच में साइकिल है ये 14वें दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके ये जो अंडा है ये बाहर निकल आता है, इसको कैप्चर कर लेती हैं आपके फलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फिर ओवरी में क्या बचता है, तो ओवरी में आपके यही टुकड़े बन जाते हैं, ये कॉर्पस लुटियम। ठीक है, ये येलो कलर की बॉडी है, ये सबसे हेल्दी है। फिर धीरे 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 करके कॉर्पस लुटियम भी आपके डीजेनरेट हो रहा है, ये देखिए ये खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी 14 दिन की जिंदगी होती है। यहाँ पर देखिए ये ग्रीन से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको दिखाया जा रहा है कितना हाई है। ठीक, सेम अगर हम यूट्रस के अंदर देखें तो ये यूट्रस में ब्लीडिंग दिखा रहा है, 3 से 5 दिन की शुरुआत में ब्लीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर देखो FSH का लेवल हाई है, और देखो ये धीरे धीरे आपके डेवलप हो रहे हैं क्या, फॉलिकल। और यहाँ देखिए आप धीरे 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 प्लोरिफरेट कर रही थी, और एकदम देखिए यहाँ पर कितनी थिक है। ग्राफ देखिए मेरा ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये थिक है, यहाँ पर मोटी है। इसी में आपके आके जो है अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहीं पर आकर के आपके ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। ठीक है, और ये लेयर बनी रहती है। तभी तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इतनी ये लेयर थिक होती है, काफ़ी दिन तक फीमेल को ब्लीडिंग होती रहती है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अगर क्लास पसंद आया गाइस तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माई चैनल लर्निंग विद दिव्या। एंड सभी होम साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगा है। अगर आया है तो बता देना। एंड ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आपके अंदर जो भी स्किल है उसको हमेशा डेवलप करते रहिए, हमेशा उनको डेवलप करने के लिए मतलब सशक्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
कभी भी परेशान मत होइए और स्वयं की सुनिए, स्वयं की आवाज़ को सुनिए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे पाथ पर हो, सही काम कर रहे हो और आपको जॉब वगैरह जैसे भी जो भी आपका एक मोटिव है, एक लक्ष्य है, उसको करते रहिए, ठीक है। परेशान मत होइए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना सब ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराती रहूँगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस।